चलिए बुक सबके पास सामने खुली हुई है। तो अपने पास देखिए अपन जिस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, क्या अपने पास फर्स्ट चैप्टर आलापरी संगठनों के वित्तीय विवरण। क्या है अपना पहला चैप्टर? बोलिए एक बार रिपीट करें। आलापकारी संगठनों के वित्तीय विवरण। ओके, ये अपना चैप्टर है। बट अपन सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे इसका आशय। आज अपने पास 4 टॉपिक, आज के दिन पर कितने टॉपिक क्लियर करेंगे? इसके 4 टॉपिक। सबसे पहले अपन इसका क्या देखेंगे बताइए? आलापकारी संगठन का आशय, और आशय से भी सबसे पहले कि भाई इसका प्रारंभ कैसे हुआ, कैसे हुआ हुआ एक नॉर्मल शब्दों में अपन देखना चाहेंगे कि इसका प्रारंभ, आलापकारी संगठन का प्रारंभ कैसे हुआ। ओके, तो इसका हम प्रारंभ देखेंगे, फिर हम क्या देखेंगे? आशय, आज जिसके लिए टॉपिक अपना आशय है। फिर अपन देखेंगे पेशे और व्यक्ति कौन होते हैं, प्रोफेशनल पर्सन। कौन से पर्सनल? प्रोफेशनल पर्सन। प्रोफेशनल बोलते हैं अपन जिसको पेशे और व्यक्ति होते हैं उनको। और फिर हम देखेंगे गैर व्यावसायिक संस्था द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकें। क्या देखेंगे हम? अगला टॉपिक व्यावसायिक संस्था द्वारा रखी जाने वाली पुस्तक। ओके, बिल्कुल नहीं बोलना है आपको। ओके, बोलना इसलिए नहीं है क्योंकि घर वाले एक बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि बेटा जब भी पढ़ाई लिखाई की बात हो, टीचर आपसे बात करे तो आपको बिल्कुल बात नहीं करना है, और बाकी घर में आके पूरा तांडव करना है, पूरी मस्ती करना है। घर में बोलना है मम्मी पापा के सामने, बाकी अकेले में नहीं बोलना। और खासकर टीचर लोगों से बिल्कुल नहीं, कुछ पूछेंगे तो नहीं बताना है आपको, नहीं तो जवाब देना होता है। क्या होता है वो? है नहीं? तो नहीं बोलोगे तो बोलिए। फिर क्या पढ़ रहे हैं अपन? पॉइंट अगला, थर्ड पॉइंट क्या पढ़ेंगे? गैर व्यावसायिक संस्था द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकें। ओके, अगला पॉइंट अपन क्या देखेंगे? फिर गैर व्यावसायिक संस्था द्वारा रखी जाने वाले अंतिम खाते, और ओनली खाते भी आ जाए। क्या आ जाए? खाते भी आ जाए। तो हमको देखना है खाते और पुस्तकों में क्या डिफरेंस है, खाते और पुस्तकों में दोनों में क्या डिफरेंस है। कई बार ये होता है कि क्वेश्चन आता है कि गैर व्यावसायिक संस्थाओं के खाते लिखिए, तो बच्चे क्या लिख देते हैं? पुस्तकें। क्या लिख देते हैं? पुस्तकें। और पूरे खाते भी लिख देंगे और एक आधी पॉइंट यहाँ का लिख देंगे, तो अभी आपके मार्क्स गए। भाई खाते अलग होते हैं और पुस्तकें अलग होती हैं। ओके, वो अपन देखेंगे, अभी टॉपिक पे बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले हम देखें कि भाई प्रारंभ किसका? आलापकारी संगठन। आलापकारी संगठन का प्रारंभ क्यों हुआ? तो देखिए क्या हुआ है, आलापकारी, इसके नाम से क्लियर हो रहा है। आलापकारी मतलब ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य आलापकारी मतलब लाभ कमाना नहीं है। संगठन का मीनिंग तो हम जानते हैं, समूह। संगठन मतलब समूह, जहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, हम उसको ही बोलते हैं समूह या संगठन। तो आलापकारी संगठन, तो आलापकारी मतलब ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य लाभ कमाना ना हो। क्या कमाना ना हो? लाभ कमाना ना हो। ऐसे संगठन को हम क्या बोलते हैं? आलापकारी संगठन। अब भाई इसका जन्म कैसे होगा, प्रारंभ कैसे हुआ होगा? तो आपको पता है जो इंसान है, मनुष्य है, उसके मन में कहीं ना कहीं एक बात होती है कि हम कुछ अच्छा काम करें, हम लोगों की सेवा करें, लोगों की मदद करें। तो जब ये मन में विचार आया तो ऐसे संगठन का क्या हुआ? जन्म हुआ। अब ऐसे कौन से संगठन है जैसे करके बहुत अच्छे से बता सकते हैं इसका प्रारंभ होने का कारण है। कैसे कारण? क्या कारण है इसका प्रारंभ होने का? बताइए कि मनुष्य के मन में, इंसान के मन में क्या बात आई होगी? बताओ क्या बात आई है? सेवा भावना। जैसे अपने मन में भी, आपके मन में भी आती है। कौन सी भावना आती है? सेवा भावना आती है। कह रही कोई बुजुर्ग रास्ता पार कर रहा है, उसको दिक्कत जा रही, तो आप बुजुर्ग को रास्ता पार करा देते हाथ पकड़ के। कोई बच्चा गिर जाता है या कोई गिर जाता है तो फट से आप क्या करते हो? उसको उठा देती हो। या कुछ एक्सीडेंट हो जाता है कोई, तो आप फट से ले जाओ, देखते हो उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हो। तो आपको एक मन में सुकून होता है कि आज मैंने कुछ अच्छा काम किया। होता है कि नहीं? मन को लगता है कि नहीं अच्छा? शायद नहीं लगता, आपके मन में आवाज़ ही नहीं आ रही मन से। अरे अच्छा लगता है, ऐसा है। बोले ना घर वालों ने कि सर जब भी बात करें आपको बात नहीं करना है, बोले हैं। अरे तो फिर बात करिए ना बोलने में। आप बोलोगे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप डिस्कस करोगे, आप बोलोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और शायद आपको भी अच्छा लगे। नहीं तो मैं भी ऐसा पढ़ाता हूँ, इशारों में। ठीक है, आप इशारों में बात करें तो मैं भी करूँ इशारों में बात। अरे बोलिए फट से। यस ओके। तो अपन बात कर रहे हैं कि जब अपन कोई काम अच्छा कर देते हैं तो मन को बोलते हैं सुकून मिलता है।
वो बहुत अच्छा लगता है मतलब। तो यही क्या हुआ है, यही क्या हुआ है, आपने क्या ऐसा सोचे कि उसे हम उठाएंगे तो हमको पैसा मिलेगा, हॉस्पिटल पहुंचोगे तो पैसा मिलेगा, ऐसा सोचे आपने? ओके। और यदि कोई बोलता है कि नहीं यार आपने अच्छा काम किया, कोई देता तो आप क्या बोलते हो? अरे नहीं नहीं भाई, हमने पैसे के लिए काम थोड़ी की, तो मेरा फर्ज था, मेरा काम था कि ऐसा काम करना चाहिए और उससे मुझे क्या मिलता है? संतुष्टि मिलती है, सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। ओके। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं, दुनिया में देखते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशन है, ऐसे लोग हैं जिनके मनों में दुख है, जिनको बोला जाए कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ वृद्ध आश्रम जिसमें वृद्ध लोगों को रखा जाता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको जिनकी सेवा करने से क्या मिलता है? सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। तो ऐसा ही इसका प्रारंभ हुआ है। तो ये प्रारंभ भी मनुष्य के, इंसान के मन में कुछ बातें अच्छी आने से ही क्या हुआ, ये प्रारंभ हुआ, राइट? तो इसका प्रारंभ कैसे हुआ आपको पता चल गया। ओके। अब हमने देखा कि ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य क्या नहीं है, लाभ कमाना ना हो, ऐसे संगठन को हम क्या कहते हैं? अलाभकारी संगठन। जैसे अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी आदि और भी ऐसे संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है जिनका टारगेट प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि क्या होता है बताओ? समाज की सेवा करना, सोशल सर्विस, जिसको अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में बताओ? सोशल सर्विस। कई बार आपने सुना होगा, अरे यार सोशल सर्विस करते हैं, हम क्या करते हैं? सोशल सर्विस। सोशल सर्विस का मतलब क्या हुआ है? समाज की सेवा करना। इट्स ओके। तो ऐसा संगठन ही होता है अलाभकारी संगठन। अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ओके, ये सब, लाइब्रेरी आदि। बट कई बार अनाथ आश्रम तो आपको समझ में आता है कि ऐसा संगठन है कि हाँ यार ये सेवा करने वाला है। ऐसी वृद्ध आश्रम भी समझ में आता है कि वृद्ध लोगों की क्या किया जाता है? सेवा की जाती है, वृद्ध आश्रम। तो ये भी अलाभकारी संगठन है। बट जब बात आती है कहाँ की? स्कूल की, तो फट से एक क्वेश्चन आता है बच्चों के माइंड में। कई बार मुझसे क्वेश्चन करे, आपने भी करे थे, क्या क्या क्वेश्चन करेंगे सर? स्कूल हमसे क्या लेता है बताइए? फीस। तो आप बोलते हैं कि सरकारी स्कूल काहे में आ जाता है भैया? अलाभकारी संगठन में। बट आप बोलते सर प्राइवेट स्कूल काहे में आते हैं? वो बोलते हैं लाभकारी, क्योंकि हमसे क्या लेते हैं? फीस। बट ऐसा नहीं है। जो स्कूल है, जो कॉलेजेस हैं, जो लाइब्रेरी है, ये काहे में आते हैं? अलाभकारी संगठन में। कैसे आते हैं डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा। हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल के लिए भी ऐसी आपके मन में क्वेश्चन आता है, कैसा आता है बताओ? सरकारी हॉस्पिटल की बात करें तो क्या बोलोगे आप? क्या है बताइए, क्या है? बट मैं आपसे बोलूँ प्राइवेट हॉस्पिटल, तो आप क्या बोलोगे? लाभ कमाता है, यही बोलते हैं ना। बट ऐसा नहीं है, लगता ऐसा है बट ऐसा नहीं होता है। जैसे स्कूल, स्कूल क्या होता है? प्राइवेट स्कूल अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, स्कूल को मेंटेन करने के लिए, टीचरों की फीस मतलब टीचरों को सैलरी देने के लिए, और स्कूल का मेंटेनेंस जो होता है, राइट, बिल्डिंग मेंटेनेंस बोलो, सैलरी बोलो, और अदर जितनी सुविधाएं आपको दी जाती है उसको मेंटेन करना होता है। तो उस मेंटेन के लिए उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है बताओ? पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो आपसे आपको शिक्षा देने के बदले वो आपसे क्या लेते हैं? एक फीस लेते हैं, जिससे उस स्कूल को क्या कर सके? मेंटेन कर सके। और मेन बात, स्कूल जो है वो एक समाज की क्या करता है? सेवा। एक अच्छी शिक्षा देता है, आपको बताता है अच्छे बुरा, अच्छा क्या है बुरा क्या है, आपको माता पिता के साथ कैसे रहना चाहिए, उनकी कैसी बातें सुनना चाहिए, आप लोगों से कैसे बात करना चाहिए, राइट, शिष्टाचार सिखाता है। तो बताइए क्या है ये समाज की सेवा करता है? आप में जो बदलाव है वो कहाँ से बताओ? आज स्कूल से, उसके बाद कॉलेज से, ऐसे ही। तो बताइए अब आपको क्लियर है कि नहीं? लाभ खाने वाला संगठन है कि स्कूल नहीं, बट वो क्यों लेता फीस? क्योंकि उसे उतना स्कूल क्या करना होता है? मेंटेन करना होता है, सैलरी देना होता है, और उनकी जीविका उसी के बेस पे चलती है। ओके। ऐसे हॉस्पिटल में हम बोलते हैं डॉक्टर, एक ऑपरेशन हुआ तो 5 लाख लगे, बट उसकी मशीनें भी बड़ी महंगी महंगी होती है, कितने स्टाफ नर्स होती हैं, बिल्डिंग होती है, उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। और वो भी एक डॉक्टर भी, एक हॉस्पिटल भी क्या करता है बताओ? एक जीवन देता है। इंसान को क्या देता है? जीवन। ऑपरेशन चलता है, 2-2, 3-3 घंटे जो ऑपरेशन चलते हैं,
तो लगातार वो 3-3 घंटे 4-4 घंटे ऑपरेशन में स्टिक रहते हैं। बताइए, तो ये भी काम में आता, बता समाज की सेवा में आता ही नहीं आता। समझ में आया, समाज की सेवा कर रहे हैं। तो आपके मन में ऐसा डाउट है क्या कि स्कूल और हॉस्पिटल और कॉलेज लाभ कमाने वाले संगठन है? ओके, जवाब आपके अच्छे आने चाहिए, बोलने में कोई दिक्कत है? और डाउट हो तो आपको पूछना है, डाउट हो तो क्या करना है? ओके, और क्लियर है तो भी बोलना है, और जबरदस्ती भी बोल देना ताकि मुझे सुकून हो। क्या हो? सुकून। अरे सर को अच्छा लगना चाहिए, यस बोलते जाओ, या तो भीड़ में यस बोल दो। एक ने बोला सब बोलेंगे यस, पता चल रहा वो एक को समझ में आया, वो बाकी को नहीं आया, तो भी यस चलती रहता है। तो नहीं, ऐसा नहीं। समझ में आया तो यस, नहीं तो मैं आपको अदर एग्जाम्पल से समझाऊँ। ओके, फिर मुंडी नहीं लाना, नहीं तो मैं भी मुंडी ला के पढ़ाऊंगा। इशारों इशारों बोला, ऐसा पढ़ना है कि इशारों इशारों मैं लिखूंगा नहीं हॉस्पिटल, तो मैं समझ जाना चाहिए। तो बस फिर आप टॉकिंग टू टॉकिंग करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने और पढ़ाने में। यस के नो? गुड। सुस्मिता जी, मतलब सुषमा जी, बोलना है। ओके, मुंडी हिल रही है बस। ओके, चलिए, तो आपको एक बात तो क्लियर हुई है कि लाभकारी संगठन क्या क्लियर हो गया? तो बता सकते हैं इसका आशय क्या? बता सकते हैं ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि समाज की सेवा करना होता है, ऐसे संगठन को हम लाभकारी संगठन कहते हैं। और प्रारंभ कहाँ से हुआ वो तो आपको क्लियर हो गया है। प्रारंभ तो आपको क्लियर होना चाहिए। ऑटोमेटिक प्रारंभ हुआ होगा कि ये नहीं? कहाँ से प्रारंभ हुआ? कोई भी चीज विचार से प्रारंभ होती है। जब मनुष्य के दिमाग में क्या आते हैं? विचार। आपके दिमाग में विचार आ जाए कि मुझे 95% बनाना है, 99% बनाना है, 100% बनाना है, सबसे पहले क्या आएंगे आपके दिमाग में? जल्दी बताइए। विचार, सोच आएंगे। और जब सोच आती है ना, तभी हम उसके लिए कोई वर्क करते हैं। और यदि सोच नहीं आए तो वर्क भी नहीं होता। भूख लगी है ना, तो लगा है कि मुझे रोटी बना के खाना है। क्या बना के खाना है? रोटी बना के खाना है, तभी मुझे संतुष्टि होती है, मेरा पेट भरता है। ओके, अब आलसी आ रही रोटी बनाने में, अरे रहने दो, पता चल रहा है कि कुछ और बना के खा लिया आपने, पर पेट नहीं भरा। क्या आने से? विचार आने से। पहले विचार क्या आया कि मेरी पेट कैसे भरता है? रोटी से, तो रोटी ही बना के खाए। और आपके दिमाग में विचार नहीं आया कि रोटी से नहीं मैं कुछ भी खा लूँ, तो आप शायद कुछ भी खा लूँ। तो जैसा विचार आता है वैसे काम होता है। तो आपके दिमाग में अच्छे विचार जब तक नहीं आएंगे आप अच्छा वर्क नहीं करोगे। तो विचार आने के बाद उसके ऊपर क्या करना है? आपको वर्क भी करना है। ओके, आपके दिमाग में 99% बनाना है, तो आपके दिमाग में कि मुझे बुक कितने बार स्टडी करना है। यस, तो एक टारगेट जब तक नहीं आता जब तक कुछ नहीं होता। तो कोई भी वर्क हो, कोई भी काम हो, मनुष्य के दिमाग में पहले, इंसान के दिमाग में पहले क्या आता है? विचार, एक सोच आती है, और उस सोच के बेस पे वो क्या करता है? फिर काम करता है। ओके, जैसे अभी 10 में बच्चों से बात हुई थी, तो मैंने बोला कल आप क्यों नहीं आए थे? तो उन्होंने बोला कि सर कल मैं नहीं आया था क्योंकि मैं शादी में गया था। कहाँ गया था? शादी में। ओके, मैंने बिल्कुल ठीक है। क्लास कितने बजे थी? तो बोले मॉर्निंग में थी। कितने बजे? भाई 7:30 पे थी क्लास। मैंने आप शादी में कब गए? तो शाम को गए 7 बजे। तो कहने का मतलब है आपने पहले ही सोच लिया था, एक दिन पहले, कि कल मैं क्लास नहीं जाऊँगा, कल मैं क्लास नहीं, क्योंकि मुझे कहाँ जाना है? शादी में। जबकि आप यदि कल यही सोच लेते कि क्या मैं सुबह क्लास चले जाऊँगा, शादी तो शाम की है, ओके, तो शाम को शादी चले जाऊँगा, पर तुमने पहले सोचने से क्या विचार आ गया? कल मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगा, क्लास नहीं जाऊँगा। तो क्या हो गया? मैंने कितने बजे उठे? बोले सर 8 बजे उठे। क्यों? क्योंकि मैंने सोच लिया था पहले कि कल मैं क्लास नहीं जाऊँगा। तो जैसा सोचते अपन वैसे ही पाते हैं। यदि आप सोचते तो आप वैसे ही करोगे। तो इसलिए अच्छी सोच बहुत ज़रूरी है, उस सोच पे ही डिपेंड करता है। ओके, तो बताइए, चले अपन आगे। तो जैसा अच्छा सोचते जाएंगे वैसा काम करते जाएंगे। आशय क्लियर हुआ? यहाँ पर अब आता है कौन सा व्यक्ति? पेशेवर व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति? पेशेवर व्यक्ति। अब क्वेश्चन, पेशेवर व्यक्ति कौन होते हैं? पेशेवर व्यक्ति वो होते हैं जो अपनी बुद्धि का उपयोग करके, अपना कौशल का उपयोग करके, राइट, लोगों की क्या करते हैं? सेवा करते हैं। कौन होते हैं पेशेवर व्यक्ति? जो किसका उपयोग करते हैं बताओ? बुद्धि का, माइंड का यूज करते हैं, राइट, अपना कौशल का यूज करते हैं और अपनी जीविका को चलाते हैं, क्योंकि उसके बदले उनको फीस लेना पड़ता है और अपनी जीविका चलाते हैं।
उसी को हम बोलते हैं कौन सा व्यक्ति, पेशेवर व्यक्ति। अब आपको एक एग्जांपल दूंगा तो आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। जैसे टीचर, शिक्षक जिसको हम बोलते हैं, शिक्षक इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं शिक्षक को इंग्लिश में, गुड, ओके, शिक्षक हो गया। और शिक्षक के बाद बताइए वकील, लॉयर हो गया, ओके। और कुछ ऐसा एग्जांपल और आप बता सकते हो, डॉक्टर, सिंगल, जो डॉक्टर आपके क्या करते हैं, इलाज करते हैं, राइट, ये ऐसे पर्सन होते हैं। इंजीनियर हो गया, कौन हो गया, इंजीनियर। और इंजीनियर के अलावा और भी अपन बोल सकते हैं जो सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वो लोग जो सलाहकार होते हैं, जो सलाह देते हैं, उनका काम सिर्फ क्या होता है, सलाह देना, एक अच्छी सलाह देना। और सलाह देने के बदले वो क्या लेते हैं, फीस लेते हैं, क्योंकि उनका जो जीवन है वो आपको सलाह दे के फीस लेना ही, उसी के ऊपर डिपेंड है। तो ये भी क्या होते हैं, समाज की सेवा करते हैं। उन काय की सेवा करते हैं, समाज की सेवा। बट इन्हें अलाकारी संगठन नहीं बोलेंगे। संगठन मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यक्ति। इसे हम क्या कहेंगे, जब वो सिंगल व्यक्ति है तो सिंगल पर्सन है, जैसे मैं कोचिंग ले रहा हूँ आपकी, तो काय में आएंगे हम, पेशेवर व्यक्ति, ठीक है। एक वकील है, वकील काय में आएंगे, लॉयर, पेशेवर व्यक्ति, ओके। डॉक्टर काय में आएंगे, अपन एक से अधिक डॉक्टर मिलके किसी हॉस्पिटल को चला रहे हैं तो काय में आ जाएंगे, वो बिल्कुल ठीक, लाभकारी संगठन में आ जाएंगे, ओके। आप बोलते रहिए, बोलते रहने में आपका कोई यदि कोई क्वेश्चन गलत भी बोल देते हो तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको और क्या क्लियर कराना चाहिए, इसलिए बोलना बहुत जरूरी। कभी ये मत सोचिए कि हमने गलत बोल दिया, पूरे बीच में गलत निकल गया, निकल जाने दीजिए ना, कुछ नहीं होता। और मैं बोलता हूँ गलतियों से सुधार आता है, गलती होंगी तो क्या होगा, सुधार आएंगे, इसलिए डरिए नहीं, बोलिए, ओके। तो पेशेवर व्यक्ति क्लियर हो गया। पेशेवर व्यक्ति वह व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, बट अपनी बुद्धि का उपयोग करके एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करके और अपनी जीविका को चलाते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम पेशेवर व्यक्ति कहते हैं। बट भाई पेशेवर व्यक्ति को इन्होंने क्यों शामिल किया, क्योंकि जिस पद्धति को लाभकारी संगठन अपनाते हैं उसी पद्धति को कौन अपनाते हैं, मतलब बोला जाए सिस्टम, जिस सिस्टम को कौन यूज करता है, लाभकारी संगठन, उसी सिस्टम को कौन यूज करता है, पेशेवर व्यक्ति। तो ये कौन से जो लाभकारी संगठन कौन से सिस्टम को यूज करता है, कौन सी पद्धति को, रोकड़ पद्धति। कौन सी पद्धति, रोकड़ पद्धति को अपनाता है। केस सिस्टम, कौन सा सिस्टम, केस सिस्टम, कौन सा सिस्टम यूज करता है, क्योंकि यहाँ कोई उधारी लेन देन नहीं होती। तो आपको पता है कोई शिक्षक, कोई वकील, कोई डॉक्टर क्या उधारी लेन देन करता है, ट्रांजेक्शन करता है, उधार नहीं। तो कौन से सिस्टम को अपनाता है बताओ, पेशेवर व्यक्ति, रोकड़ पद्धति, मतलब कौन सा सिस्टम, कैश सिस्टम। तो ये कैश सिस्टम को यूज करता है, ओके। तो पेशेवर व्यक्ति भी क्लियर हो गया। अब आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, पता लाभकारी संगठन कौन सी पद्धति पर रखी जाती है, बनाई जाती है, कौन सी पद्धति को अपनाया जाता है, चाहे इसके लिए क्वेश्चन बन जाए चाहे पेशेवर व्यक्ति के लिए। तो बताओ कौन सी पद्धति, ये आपका ऑब्जेक्टिव तैयार हो रहा है, राइट। पेशेवर व्यक्ति कौन होते हैं, तो आपके लिए एग्जांपल आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में, तो आप बता सकते हो। यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव बनता है। लाभकारी संगठन के नीचे नाम दे देंगे कुछ ऑब्जेक्टिव में, ओके। हो सकता है 3 सही और 1 गलत हो, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा रॉन्ग है। रॉन्ग वाला पूछ रहा है, वो राइट वाले नहीं पूछ रहे कि कौन सा इसमें से लाभकारी संगठन नहीं है। तो आप ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे, ओके। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बनना भी चालू हो गए, ठीक, ओके। पेशेवर व्यक्ति क्लियर। अब अपन कहाँ है बताओ, संस्था द्वारा रखी जाने वाली पुस्तक और संस्था द्वारा रखी जाने वाले खाते। अब पुस्तक और खाते में आपको डिफरेंस बताऊं तो दोनों क्या है। पुस्तक आप कौन सी क्लास में बताइएगा, 12th क्लास में, बिल्कुल ठीक। कितने सब्जेक्ट है आपके, 5 सब्जेक्ट, ओके। क्या क्या सब्जेक्ट है हमारे पास, पहले मैं आपको 2 वर्ड में क्लियर कराना चाहता हूँ, पुस्तकें और खाते, राइट।
पुस्तकें। आपके पास कितने सब्जेक्ट है? 5। तो 5 पुस्तक है। आप इससे क्या बनाते हो? अभी पढ़ रहे हो अकाउंट, उसके बाद सलमान से पढ़ाते हैं मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये तो इनके आप क्या बनाते हैं? नोट्स। हर एक नोट्स, हिंदी के नोट्स अलग बनाते हैं, इंग्लिश के नोट्स अलग बनाते हैं। तो ये क्या बोला जाएगा? पुस्तकें, जिसमें से हम क्या करें? स्टडी करें। जिसमें से हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। और ऐसा लगता है कि 5 हमने नोट्स तो बना लिए, फिर आपको ऐसा लगता है कि कुछ हम स्पेशल नोट्स बनाएं, तो वो भी कहाँ में आएंगे बताओ? आएंगी पुस्तकों में। स्पेशल नोट्स आप क्यों बनाएंगे? कम समय में ज़्यादा पढ़ाई, एक नज़र देखें तो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। ऐसे नोट्स अपन आगे देखेंगे कि कैसे बनाते हैं। ओके, तो आप अलग से कुछ एक्स्ट्रा बनाते हैं, तो ये भी कहाँ में आएंगी? पुस्तकें। अब आप एग्ज़ाम देते हो, क्या देते हो? एग्ज़ाम देते हो तो आपकी क्या बनती है? मार्कशीट। तो मार्कशीट बनती है तो फाइनल मार्कशीट बनती है। तो ऐसे ही उसमें फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं। तो फाइनल मार्कशीट वो आपका वो पूरा रिजल्ट होगा। तो पुस्तकें और रिजल्ट में डिफरेंस है कि नहीं है? जो अपन पढ़ाई के लिए बना रहे थे वो क्या में आ गई? पुस्तकें। और हम उसको क्या बोलते हैं? फाइनल रिजल्ट। ये हमारा रिजल्ट है। तो ऐसे इसमें भी अंतर आता है। यहाँ पुस्तकें, जो पुस्तकें को अलग कर सकते, मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन हो, जितने भी लेन देन हो, राइट, उनके लिए अलग अलग पुस्तकें बनाते जाते हैं। अब कौन कौन सी पुस्तकें? तो देखिएगा, ये जो पुस्तकें रखती हैं वो रखती है पुस्तकें सबसे पहले ब्रोकर पुस्तक, कैश बुक। कौन सी पुस्तक? ब्रोकर पुस्तक, कैश बुक। कौन सी बुक? कैश बुक रखती है। तो ब्रोकर पुस्तक रखती है। दूसरी, आप ब्रोकर पुस्तक मतलब देखिए कौन सी पद्धति को अपनाती है? कौन से सिस्टम को? कैश। भाई पूरा ट्रांजेक्शन कैश में होंगे या उधार तो होंगे नहीं। तो जितने ट्रांजेक्शन केस में है वो पूरे कौन सी पुस्तक में लिखे जाएंगे? ब्रोकर पुस्तक में लिखे जाएंगे, मतलब केस बुक में। दूसरा, ये बनाती है जर्नल। क्या बनाती है? जर्नल पुस्तक। ये कौन सी पुस्तक होती है भाई? जर्नल पुस्तक। ऐसे ट्रांजेक्शन, ऐसे लेन देन जो किसमें नहीं लिखे गए हो? ब्रोकर पुस्तक। देखिए इसके नाम से ब्रोकर पुस्तक, केस बुक, इसका मतलब है नगद व्यवहारों का लिखा होगा इसमें। केस आया हो ऑर्गेनाइजेशन में और केस गया, ऐसे ट्रांजेक्शन इसमें लिखे जाते हैं। और जर्नल में अब कोई ट्रांजेक्शन ऐसे हो गए जो केस से रिलेटेड नहीं है। किससे रिलेटेड नहीं है? केस से रिलेटेड नहीं है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम कहाँ लिखेंगे? ऐसे लेन देन को जर्नल में लिखेंगे। ओके, अब ये भी हो गया जर्नल। तो यहाँ भाई जर्नल क्यों बना? ये पुस्तक क्यों आई? आपको कैसे पता चला कि पुस्तक आना चाहिए या रखना चाहिए? आपने देखा कि नगद व्यवहार वाले कहाँ आ गए? केस वाले केस में आ गए, ब्रोकर पुस्तक में आ गए। अब कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन हुए जो केस नहीं थे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अलग से पुस्तक बनानी पड़ेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? बोलो, जर्नल। ओके, अब आप बुक से पढ़ूँ तो आपको और अच्छा क्लियर होते जाएंगे। आपको बुक से पढ़ना है, उसके बाद फिर थर्ड पॉइंट हम बोल सकते हैं, और बहुत सारी पुस्तकें रखती हैं। कौन सी पुस्तकें बोला जाएगा आपको? आपके ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए कुछ मजदूर वर्ग के कुछ लोग काम करते हैं, तो वेतन रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर? वेतन रजिस्टर। और आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास संपत्ति एसिड्स है, तो कौन सा रजिस्टर बन जाएगा आपका? संपत्ति रजिस्टर। कौन से रजिस्टर? संपत्ति रजिस्टर, राइट। और एसिड्स बुक बन जाएंगी आपकी, राइट। कौन सी बुक? एसिड्स बुक। सैलरी बुक और अदर और भी आपके ट्रांजेक्शन है, तो आप अलग अलग बुक अपन रख सकते हैं, अलग अलग बुक रख सकते हैं। और हम बता सकते हो, आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो अपन और बुक के लिखे, आप भी बता सकते हो। ओके, ऑर्गेनाइजेशन में बताइए, आप में मिला के ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, तो भैया ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स होते हैं उनके क्या होने चाहिए? सदस्यों के नाम, सदस्यों के पते, राइट। तो ये भी सदस्यों के नाम और पते। फिर कौन कौन सदस्य है? तो हम बोलेंगे सदस्य रजिस्टर। कौन से? तो जो रजिस्टर जिसके लिए बनाया जा रहा है वो रजिस्टर उसी के लिए यूज किया जा सकता है। सदस्य रजिस्टर, इसमें सदस्यों के ही नाम लिखे जाएंगे, मेंबर्स के नाम लिखे जाएंगे, राइट। ओके, तो ऐसे ही हम अदर बुकें और भी हमको जरूरत पड़े तो हम बढ़ा सकते हैं। तो ये कहलाती है पुस्तकें। क्या कहलाती है आपकी? पुस्तकें, बुक। ओके, तो स्टॉक रजिस्टर भी बोल सकते हैं आप,
कौन सा रजिस्टर? स्टॉक। तो आप बोलेंगे सर स्टॉक रजिस्टर क्यों, बताइए भाई। आपका लाइब्रेरी है, क्या है? लाइब्रेरी, तो स्टॉक रहना चाहिए। अब यदि आपका अनाथ आश्रम भी वृद्ध आश्रम है, राइट, ओल्ड एज होम हो या ऑर्फनेज हो, ओल्ड एज होम मीन्स वृद्ध आश्रम, राइट, और अनाथ आश्रम ऑर्फनेज, अनाथ आश्रम। यदि ऑर्फनेज है आपके पास तो भाई बच्चों के लिए खाना पीना दवाई का स्टॉक भी रहता है कि नहीं? तो ऐसे कौन सा स्टॉक, कौन सा रजिस्टर बनाते हो आप, मेंटेन करते हो? स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करते हो। तो बताइए हम क्या बुक बढ़ा सकते हैं? बुक बढ़ा सकते हैं कि नहीं? रजिस्टर बढ़ा सकते हैं, जब जरूरत है आप रजिस्टर बढ़ा सकते हैं। तो पुस्तकें बुक ये क्यों रखी जाती है? ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सब ट्रांजेक्शन हम आराम से समझ सके, और इन्हीं बुक के आधार पर, इन्हीं बुक के बेसिस पर क्या बनाए जाते हैं पता है आपको? अंतिम खाते। क्योंकि जैसे आप में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, अकाउंट पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, तीनों पढ़ रहे हो, और तीनों के तीन पढ़ रहे हो, और हिंदी इंग्लिश भी पांचों सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। उसके बाद आप क्या देते हो बताओ? एग्जाम देते हो। क्या देते हो? एग्जाम। और आपको अदर रजिस्टर की जरूरत पड़ती है तो आप अदर भी बनाते हो। तो एग्जाम देते हो तब क्या बनता है आपके? अंतिम खाते, मतलब मार्कशीट, फाइनल मार्कशीट बनती है आपकी। ओके, तो पुस्तकें क्लियर हुई भाई। रोकड़ पुस्तक में किसका लेखा किया जाएगा, मतलब किसकी एंट्री की जाएगी? कैश से रिलेटेड टर्म, मतलब नगद व्यवहारों का ही लेखा किया जाएगा। कौन से ट्रांजेक्शन की एंट्री की जाएगी इसमें? कैश ट्रांजेक्शन, केस का आया हो चाहे केस गया हो। जनरल बुक में उधार तो होता नहीं, बट ऐसे ट्रांजेक्शन जो किसमें लिखे नहीं गए हो, केस बुक में, ऐसे ट्रांजेक्शन कहाँ लिखे जाएंगे आपके? जनरल। आगे अपन देखेंगे अभी जनरल और क्या है डिटेल में। फिर वेतन रजिस्टर बोल दो या सैलरी रजिस्टर, वेजेस रजिस्टर बोल दो, तो इसमें क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? सैलरी से रिलेटेड, वेतन से रिलेटेड टर्म ही इसमें लिखी जाएंगी कि आपने किस किस को सैलरी दी है। संपत्ति एसेट्स रजिस्टर में एसेट्स से रिलेटेड कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास कौन कौन सी एसेट्स है। ओके, सदस्य रजिस्टर में सदस्यों के नाम पते, राइट, सब सदस्य से रिलेटेड टर्म इसमें लिखी जाएगी। फिर स्टॉक रजिस्टर में जितना माल आपके पास क्या हो बचा, चाहे माल कम यहाँ बोला नहीं जा सकता क्योंकि माल कम किसको बोलते हैं? जिसको अपन क्या करते हैं? सेल्स करते हैं, बेचने के उद्देश्य से खरीदते हैं। तो यहाँ पर अपन बोला जाएगा जो आपकी मेडिसिन है, जो खाने पीने का सामान है, पेन, जो भी सामग्री हो, उन सबको हम बोलेंगे। जो मटेरियल हो, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ स्टॉक, राइट। तो स्टॉक रजिस्टर, इसमें स्टॉक मेंटेन किया जाता है जो जो बचा रहता है, तो ये रजिस्टर तैयार की जाती है। तो ये क्या हुई आपके बता? पुस्तकें। ओके, अब आप मुझे बताना पुस्तकें और खाते में, अकाउंट में कितना डिफरेंस है, क्या हम इन टर्मों को लिख सकते हैं कि इसमें? अंतिम खाते, फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में आप ऐड करते हो हाल आपका इस समय रखे फाइनल अकाउंट होते, सबसे पहला होता है इसका फाइनल अकाउंट प्राप्ति भुगतान खाता। प्राप्ति भुगतान खाता, कौन सा खाता? प्राप्ति भुगतान खाता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, फिर दूसरा फाइनल अकाउंट बनता है आपका आय व्यय खाता, आय व्यय खाता, राइट, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और थर्ड इसके लिए फाइनेंशियल अकाउंट में ऐड किया जाता है आर्थिक चिट्ठा, आर्थिक चिट्ठा, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। ये तीन अकाउंट। अब मुझे ये बताओ, अभी तो अपन ने इसकी डिटेल पढ़ा नहीं है, बट मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। देखिए, ये खाते हुए, ये अकाउंट हुए,
और ये क्या हुई जल्दी बताओ, ये क्या हुई? ये पुस्तक में मतलब पुस्तकें क्यों रखी जाती है? पुस्तक में हर एक ट्रांजेक्शनों को लिखा जाता है। और खाते जो होते हैं वो फाइनल अकाउंट होते हैं, फाइनल अकाउंट। तो बताइए पुस्तकें और अकाउंट क्या एक जैसे दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे ना। अब क्वेश्चन आता है आपका कि लाभकारी संगठन द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों को समझाइए। क्या समझाइए? लाभकारी संगठन द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों को, बुक को समझाइए। और आपने क्या लिख दिया इसमें? ये तो लिखा 3 पॉइंट क्या लिख दिया, और एक पॉइंट यदि इसका लिख दिया है आपने तो बताइए आप सही हो? क्या आपको मार्क्स मिलेंगे? नहीं, कम हो जाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल अब आपके लिए आया क्वेश्चन बन के क्या, अंतिम खाते लिखिए, फाइनेंशियल अकाउंट लिखिए। तो ये लिखना था आपको, क्या लिखना था जल्दी बताइए? प्राप्ति भुगतान आय व्यय और आपने क्या लिख दिया? एक आधी पॉइंट 20 में। तो फिर बताइए राइट है? तो ये बातों को क्लियर करना चाहिए आपको। इसलिए डिफरेंस कभी भी पढ़े तो कंपेयर करके जरूर पढ़े। क्या पढ़ के? ओके चलिए, तो अपन अंतिम खाते देख लें थोड़ा सा। तो बताइए पुस्तक क्या अलग है और बताइए कौन कौन अलग है? क्या हम पुस्तकें बढ़ा सकते हैं? यस कि नो? ओके, और खाते बढ़ा सकते हो क्या? ये फाइनल इतने ही बनेंगे फाइनल, कोई दिक्कत? चलिए प्राप्ति भुगतान खाता क्यों बनाते हैं हमें? ताकि अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है हमें ये पता चले हमारे पास कितना कैश बैलेंस, रोकड़ शेष के लिए बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं हम? रोकड़ शेष फाइंड करने के लिए। कैश बैलेंस, कौन सा बैलेंस? कैश बैलेंस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जानना चाहेगा मेरे पास कैश कितना है, चाहेगा कि नहीं चाहेगा बताओ? यस। तो बताइए रिसीप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट, लाभकारी संगठन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हम इसको क्या बोलते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्यों बनाता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? क्यों बनाता है बताओ? रोकड़ शेष फाइंड करने के लिए कि हमारे पास कैश कितना है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैश कितना है और हम इसका यूज कैसे कर सकते। भाई कैश होगा तब तो आप यूज करोगे। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात क्या है? कैश का पता चलना। कि जैसे कहीं अपन घूमने जा रहे हैं, कहीं अपन कहाँ जा रहे हैं बताओ? घूमने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बोलते अरे मम्मी बोलती कितना पैसे, इतने इतने में क्या होगा? क्या पापा बात करते हैं, मम्मी पापा डिस्कस करते, देखा है कभी आपने? नहीं देखा है तो देखा करो, बहुत अच्छी बात है। कहीं भी कोई भी प्लानिंग बिना पैसे से नहीं होती। आपने देखा होगा शादी चोरी तो पहले घर में प्लानिंग होती है कि ऐसा लगेगा, इतने के कपड़े, इतने की, ये प्लानिंग होती है। तो सबसे पहले किसको देखा जाता है? कैश, कि भाई कितना है और कितना लगेगा, कितना यूज होगा, फिर बचेगा कि नहीं होगा, बचेगा, ये सब। तो अपने घर में भी देखा जाता है, प्रैक्टिकली बात। तो ऐसे ये संस्था भी क्या देखेंगी कि हमारे पास कैश कितना है। आप गए, खर्च हुए, अब कितना बचा? भाई इतना था, आपके पास इतना था, फिर आप कहाँ गए? घूमने गए, तो वहाँ इतना खर्च हुआ, वहाँ इतना खर्च हुआ, इतना खर्च हुआ। अब उसके बाद आप क्या सोचते? इतना बचा। तो जानना चाहेंगे कि नहीं कितना बचा? अरे यस कि नो? अरे तुम लोग ऐसे नहीं जानते। आप कैसे जानते पता आपको? आप ऐसे देखो, आप बड़े प्यारे बच्चे हो। कैसे बच्चे हो बता जल्दी से, कैसे प्यारे हो बताता हूँ मैं। आपके पास पॉकेट मनी में 100 रुपये, कितने रुपए? 100 रुपये है, 100 रुपये ठीक। अब मम्मी ने बोली बेटा वो 20 रुपये दे देना, मेरे को थोड़ी सी ज़रूरत है। नहीं मम्मी मैं नहीं दे रही। अब दे दिए, मम्मी को कितने दिए? 20। फिर काउंट कर रहे कितने अच्छे, कितने बचे। यहाँ बड़ा अच्छे से काउंट करते कि नहीं करते घर में काउंट? कहीं 10 खर्च हुए तो फिर आके घर पे कितने बचे, करते ऐसा काउंट? हाँ ये काउंट समझ में आ रहा है कि अपन ने दिया तो कितने बचे, किससे लेना? मम्मी से लेना। मम्मी को दी थी 10 बार, मम्मी मम्मी वो कल मैंने 20 दिया था ना, कब लौटा रहे आप? करते कि नहीं करते? ओके, तो बस आप अपना पर्सनल जैसा सोचते हो ना, मैं फिर आपको बोलूँगा रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है और शब्दों को पकड़ने की ज़रूरत है। उन शब्दों से हम बहुत अच्छा लिख सकते हैं ठीक, और बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है। जैसा मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, ऐसे सोच के आप इसके बारे में सोचो ना। अब आप यदि इसके बारे में सोचते तो देखो कैसा सोचते। ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं आप? ऑर्गेनाइजेशन। अपन देखते हैं जब देवी जी बैठती हैं और उस समय कुछ लोग मिलकर देवी जी को बिठाते हैं, जगह जगह पे अपने मोहल्ले में बिठाते हैं। तो उसमें के मिल के कुछ वर्क लोग काम करते हैं। तो वर्क काम करते हैं तो फिर बोलते हैं ना आज कितना चंदा इकट्ठा हुआ,
कितना खर्च हुआ और कितना बचा। यदि कोई नहीं बचा बता रहा है तो फिर दूसरा होता है, अरे बता कहाँ खर्च किए, कहाँ गए, बोलते कि नहीं बोलते। तो ये जानना चाहते कि नहीं चाहते, बताओ चाहते कि नहीं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी यही होता है, ये जानना चाहता है कि मेरे पास कैश कितना बचा। तो उसके लिए कौन सा अकाउंट बनाते हो बताओ, रिसीप्ट और पेमेंट। इसमें लिखा जाता है कहाँ कहाँ से पैसा आया और कहाँ कहाँ खर्च हुआ, चाहे वो करेंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, मतलब पिछले साल से रिलेटेड हो, चाहे करेंट, चाहे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो। कहीं से भी पैसा आपको आया, नेक्स्ट का आया हो, अगला पिछला आया हो, तो सबका लेखा इसमें किया जाता है। बट नगद का नगद का, उधार का इसमें एंट्री नहीं होती। ओके, तो और इससे क्या पता चलता है फिर हमारे को, फोकर शीट आएगा से। हाँ, कौन सा आय व्यय खाता बनाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये क्यों बनाया जाता है, इससे पता चलता है कि करंट ईयर की इनकम कितनी हुई, करंट ईयर की इनकम। तो ये दो चीज को बताता है, आधिक्य और कमी, आधिक्य और कमी, मतलब सरप्लस और डिफिसिट। और इसमें आय व्यय खाते में ध्यान से सुनिएगा, आय व्यय खाते में ओनली करंट ईयर से रिलेटेड टर्म ही आती है, मतलब चालू वर्ष से संबंधित मदों का ही लेखा किया जाता है। किससे संबंधित, चालू वर्ष से संबंधित, राइट। अभी मैं आपको आगे आयगत और पूंजीगत, कैपिटलाइजेशन टर्म और इनकम से रिलेटेड टर्म की बात अभी अपन बाद में बात करेंगे। अभी अपन ओनली मेन टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उसके बाद अपन इसकी डिटेल भी देखेंगे, आयगत मद और पूंजीगत मद। तो इसमें कौन सी मद का लेखा किया जाता है, कौन सी टर्म का लेखा किया जाता है, अपन आगे देखेंगे। ओके, तो आय व्यय खाते में, आय व्यय खाते से बताओ क्या की जानकारी मिलती है, बताओ आधिक्य और कमी। अभी आधिक्य और कमी क्या होता है अपन डिस्कस करेंगे। और इसमें कौन सी ईयर से रिलेटेड टर्म आती है बताओ, करंट ईयर। और इसमें अपन ने देखा तो भैया प्रीवियस ईयर की भी टर्म आ जाएंगी, करंट ईयर की भी टर्म आ जाएंगी और नेक्स्ट ईयर की भी टर्म आ जाएगी, मतलब पिछले साल की भी, चालू साल की भी और आगामी वर्ष की भी, अगले साल की सब टर्म आएंगी। बट किससे रिलेटेड होना चाहिए, कैश से रिलेटेड होना चाहिए। और इसमें ओनली किससे रिलेटेड टर्म आएंगे, ओनली करंट ईयर, इससे रिलेटेड टर्म आएंगी करंट ईयर, इसके अलावा नहीं, राइट। और इससे हमको पता चलता है कि करंट ईयर की आपकी आय बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, कितना डिफरेंस है, इस बात को पता चलता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जो खर्च है, खर्च ज़्यादा हो गए और आय कम हो गई हो, खर्च कैसे हो गए हो ज़्यादा और आय कैसे हो गई हो कम। तो क्या निकलेंगी आपकी, खर्च ज़्यादा हुए तो कमी, कितने की कमी हो गई थी। और यदि इनकम ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, इनकम, आय ज़्यादा है और खर्च कम है, क्या ज़्यादा है, आय ज़्यादा और खर्च कम है, मतलब क्या हुआ आपको, अधिक, मतलब आपको इतनी आय हुई। जैसे कि एग्जांपल दे देते हैं, मान लीजिए आपकी आय इस साल की इनकम कितनी हो गई, इनकम कितनी हो गई भाई 15,000, कितनी हो गई 15,000। तो क्या खर्च नहीं हुए होंगे, और खर्च कितने हो गए मान लीजिए आप 10,000। तो इन दोनों का जो बैलेंस आ रहा है ना, कितना आ रहा है बैलेंस बताओ, 5,000 जो शेष आ रहा है, ये शेष जो 5,000 आ रहा है, तो आपकी आय कितनी अधिक है बताओ अभी, तो यही कहलाता है आपका अधिक, हमारी आय इतनी अधिक, इतनी सर आय हुई, ठीक। और इसका क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, इनकम कितनी हो जाए 10,000, इनकम कितनी हो जाए 10,000 और खर्च कितने हो जाए 15,000। तो इसका जो बैलेंस आएगा, राइट, तो वो क्या निकलेगा बताओ, कितना 5,000। तो 5,000 खर्च कैसे हो गए आपके, ज़्यादा हो गए, 5,000 खर्च कैसे हो गए, ज़्यादा हो गए, और ज़्यादा हो गए तो मतलब क्या हुई आपकी कमी, आपकी आय में क्या हो गई, कमी हो गई। तो क्लियर, तो ये किसको बताता है, पता चला आपको आय व्यय खाता, आधिक्य और कमी को, किसके, लाभकारी संगठन, ठीक है। तो ये अलग शो करता है, ये अलग शो करता है। और बैलेंस शीट आपकी आर्थिक स्थिति को बताता है कि आपके पास एसेट्स कितनी है और लायबिलिटीज कितनी है। मेरा मीनिंग आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके पास मीनिंग क्या है हमारा यहाँ, आलाभकारी संगठन, राइट, आलाभकारी संगठन। तो आर्थिक चिट्ठा किस बात को दर्शाता है, शो करता है, आलाभकारी संगठन की
कौन सी कंडीशन को? आर्थिक स्थिति को, आर्थिक कंडीशन को, संपत्ति और दायित्व को, एसेट्स और लायबिलिटीज को शो करता है। किसको? एसेट्स और लायबिलिटीज को, मतलब संपत्ति और दायित्व को बताता है। इससे आर्थिक स्थिति पता चलती है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हुए कितने टॉपिक? 4 टॉपिक। अब आप इसके बारे में घर से बड़े अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद बुक में ज़्यादा लिखा हुआ है, अब पूरा पढ़ने के बाद आपको उसमें से पॉइंट बनाना है जो आपको अच्छा लगता है। रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ वर्ड हम अपने तरफ से भी जोड़ सकते हैं। ओके, तो ये अपना टॉपिक क्लियर हुआ। कल अपन आगे के टॉपिक देखेंगे, ठीक है? ओके, चलिए, कोई डाउट है आपके मन में? कुछ पूछने की इच्छा? ठीक, मैंने अभी आपको यहाँ एक चीज़ रोका था, आपको बताया था कि हमारे पास 2 टर्म होंगी, एक पूंजीगत मद होंगी, कैपिटलाइजेशन टर्म। कौन सी मद बोलो? पूंजीगत मद, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटलाइजेशन टर्म, और एक होंगी आयगत मद, इनकम टर्म। तो इन दोनों को हम अभी आगे चल के देखेंगे कि किसमें किसकी एंट्री होती है और किसमें नहीं होती है। ओके, चलेगा।